नमस्कार। आज हम देखेंगे कि फॉर्म 4 में नए डिटेल्स कैसे दर्ज करें, जो कि एक फैसिलिटी आधारित मातृ मृत्यु रिपोर्टिंग फॉर्म है। ये फॉर्म फैसिलिटी लेवल लॉगिन में उपलब्ध है और हम फैसिलिटी लेवल पर फैसिलिटी लॉगिन डिटेल के जरिए लॉगिन करेंगे। जब भी कोई फैसिलिटी ऑफिसर लॉगिन करता है, वो देख सकता है कि स्क्रीन के ऊपरी बाएं कोने पर एक MDSR मेन्यू है जिसमें यह फॉर्म 4 है, जो मातृ मृत्यु समीक्षाओं पर लागू होता है। जब हम इस विकल्प पर क्लिक करेंगे तो फॉर्म खुल जाएगा। ये उन सभी मामलों की लाइन लिस्ट दिखाएगा जो नोटिफिकेशन फॉर्म में दर्ज किए गए हैं और उन सभी मामलों को इस टेबल में प्रदर्शित किया जाएगा। इस टेबल में दाईं ओर दूसरा अंतिम कॉलम एक्शन कॉलम है जिसमें दो अलग अलग विकल्प हैं। एक प्लस का निशान है जिसका अर्थ है कि इस रिकॉर्ड के लिए फॉर्म 4 विवरण नहीं जोड़े गए हैं और हमें इसे जोड़ने की आवश्यकता है। एक अन्य विकल्प पेन आइकन का है जिसका अर्थ है कि इस रिकॉर्ड के लिए फॉर्म 4 की डिटेल्स पहले से मौजूद हैं और हम एडिट बटन पर क्लिक करके इन डिटेल्स को एडिट कर सकते हैं। तो अब हम देखेंगे कि फॉर्म 4 लाइन लिस्ट डेटा के लिए डिटेल्स को कैसे ऐड करें। हमारे पास ये डमी रिकॉर्ड है और हम आगे बढ़ने के लिए एक प्लस के निशान पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम इसकी डिटेल खोलते हैं, हम देख सकते हैं कि फॉर्म 4 को कुछ अलग अलग सेक्शंस में विभाजित किया गया है। पहला सेक्शन सामान्य जानकारी है, फिर रोगी का इतिहास, फिर एडमिशन की स्थिति, फिर डायग्नोसिस और उसके बाद इंटरवेंशन और अंत में अन्य विकल्प आता है। इसीलिए हमें यह सारी जानकारी भरने की जरूरत है। हम सेक्शन बाय सेक्शन डेटा एंट्री करेंगे। यहां याद रखने वाली महत्वपूर्ण बात यह है कि यदि आपने एक सेक्शन में विवरण दर्ज किया है, सेव किया है और दूसरे सेक्शन में ले जाते वक्त आपने इंटरनेट कनेक्शन खो दिया है या कंप्यूटर बीच में ही बंद हो गया है, तो आप कभी भी फॉर्म में वापस आ सकते हैं और शेष भाग को पूरा कर सकते हैं। जिन टैब या सेक्शंस के लिए आपने पहले ही डेटा सेव किया हुआ है, वो कायम रहेंगे। तो यहां सामान्य जानकारी में हम राज्य, जिला, ब्लॉक का नाम, मोबाइल नंबर, पता आदि से संबंधित कुछ प्राथमिक जानकारी देखेंगे। ये सभी विवरण फॉर्म 1 से अपने आप हमारे सामने आ जाएंगे। हमें उन सभी इंफॉर्मेशन फील्ड्स को भरना होगा जिनमें लाल एस्ट्रिस्क का चिन्ह है, क्योंकि ये अनिवार्य क्षेत्र हैं। फिर हमें मृतक मां के बैकग्राउंड की जानकारी के लिए डिटेल्स भरनी होगी। यहां हम देख सकते हैं कि फिर से फॉर्म 1 से प्राप्त जानकारी के आधार पर कुछ फील्ड अपने आप भर जाएंगे। यहां कुछ और प्रश्न शिक्षा की स्थिति और गरीबी रेखा से नीचे की स्थिति के लिए भी हैं। हम उस जानकारी को भी डाल सकते हैं और स्क्रीन पर निचले दाएं कोने पर सेव और नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर सकते हैं। यह हमें अगले भाग में ले जाएगा जो रोगी का इतिहास यानी पेशेंट हिस्ट्री सेक्शन है। पेशेंट हिस्ट्री में हमें प्रवेश की तिथि और समय डालना होगा। अतः हमें ध्यान रखना होगा कि प्रवेश की तिथि एवं समय मृत्यु की तिथि एवं समय से कम या उसके बराबर होना चाहिए। मृत्यु की तिथि और समय अपने आप आ जाएगा। यहां डिलीवरी की तारीख और समय को दर्ज करने की आवश्यकता है। हम टाइमलाइन को भी बदल सकते हैं और आगे अस्पताल में रहने की अवधि, ICU में रहने की अवधि, एडमिशन और डिलीवरी का अंतराल, एडमिशन और मृत्यु का अंतराल आदि के लिए कुछ फील्ड्स हैं। इसीलिए हमें यह सारी जानकारी संबंधित बॉक्स में डालने की आवश्यकता है। और फिर गर्भावस्था का परिणाम आता है, चाहे वे गर्भपात हो, अस्थानिक या जीवित जन्म। तो ये सभी जानकारी रजिस्टर करने की आवश्यकता है। एक बार जब हम ऐसा कर लेते हैं तो हम सेव और नेक्स्ट पर क्लिक कर सकते हैं और ये हमें अगले सेक्शन में ले जाएगा जो कि ऑन एडमिशन सेक्शन है। ऑन एडमिशन सेक्शन में हमें संबंधित फील्ड्स जैसे प्रवेश के समय शिकायतें, फिर प्रसूति सूत्र, जीवित बच्चों की संख्या आदि को भरना होगा। इसीलिए यदि आपके पास केवल बच्चों की कुल संख्या है तो आप इस विशेष विकल्प पर चयन कर सकते हैं। तो यह केवल बच्चों की कुल गिनती के लिए पूछेगा और यदि आपके पास स्प्लिट अप जानकारी भी है तो आप इसे भी भर सकते हैं। अब हमें इस गर्भावस्था की अवधि का चयन करना होगा और फिर सेव और नेक्स्ट पर क्लिक करना होगा।
ये हमें अगले सेक्शन में ले जाएगा जो कंडीशन ऑफ एडमिशन है। कंडीशन ऑफ एडमिशन सेक्शन में पहली जानकारी प्रवेश की शर्तों के बारे में है, जिसमें 5 अलग अलग विकल्प हैं और हमें एक का चयन करने की आवश्यकता है। फिर एक और सेक्शन आता है जो कि रेफर्ड फ्रॉम आउटसाइड यानी बाहर से संदर्भित। यदि रोगी को किसी अन्य फैसिलिटी या किसी अन्य स्थान से इस फैसिलिटी के लिए भेजा गया था तो हमें इसे हां के रूप में चुनना होगा, और यदि आप हां का चयन करते हैं तो एक रेफरल फॉर्म खुल जाएगा और हमें सभी रेफरल से संबंधित विवरण यहां भरने होंगे। और यदि रोगी को रेफर नहीं किया गया था और वह सीधे इस फैसिलिटी पर आ गया है तो हमें नो का चयन करना होगा और ये फील्ड दिखाई नहीं देंगे। तो ये सेक्शन 4 में आवश्यक एकमात्र जानकारी है। अब हम सेव और नेक्स्ट पर क्लिक कर सकते हैं और अगले सेक्शन पर जा सकते हैं जो डायग्नोसिस सेक्शन है। डायग्नोसिस सेक्शन में आप देख सकते हैं कि विभिन्न डायग्नोसिस से संबंधित प्रश्न हैं। अब इनमें से अधिकतर प्रश्नों में डिपेंडेंट या आश्रित प्रश्न होंगे, तो कृपया विकल्पों का चयन सावधानी से करें। उदाहरण के लिए, यदि हम रक्तस्राव या ब्लीडिंग का चयन करते हैं तो ये रक्तस्राव के प्रकार के अंतर्गत ब्लीडिंग के कुछ और विकल्प पूछेगा। इसलिए हम एक या एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। देखिए, जब हमने एंटीपार्टम ब्लीडिंग को चुना है तो ये हमसे कुछ और सवाल पूछ रहा है। तो ये सभी डिपेंडेबल प्रश्न आपके द्वारा किए गए टाइप ऑफ हेमरेज यानी ब्लीडिंग के प्रकार के चयन के आधार पर आएंगे। इसीलिए हमें इससे संबंधित अन्य विकल्पों को भी चुनना होगा और आगे बढ़ना होगा। अब डायग्नोसिस का ये भाग पूरा हो गया है। इसके नीचे और भी सेक्शन है। एक खंड है जो गर्भपात के लिए है और यदि ये लागू हो तो इसे भी भरना होगा। आगे कुछ और प्रश्न हैं। ये आपसे कुछ और डिपेंडेबल प्रश्न पूछ सकता है, इसलिए हमें जो भी विकल्प वहां लागू हो उसे भरने और चुनने की जरूरत है। और ये हो गया। अब जबकि ये सेक्शन भी पूरा हो गया है, हम तीसरे सेक्शन की ओर बढ़ सकते हैं जो कि एंटीनेटल केयर पर आधारित है। एंटीनेटल केयर सेक्शन में फिर पूछा जा रहा है कि क्या उन्हें ANC मिली थी। यदि हमने नहीं या पता नहीं चुना है तो कुछ भी नहीं आएगा, लेकिन अगर उसे ANC प्राप्त हुई है और हम हां पर क्लिक करते हैं तो ये एक और विवरण भी पूछेगा। इसीलिए हमें इन विवरणों को पूरा करने और आगे बढ़ने की आवश्यकता है। विवरण का अंतिम सेट डिलीवरी, परपेरियम और नवजात सूचना से संबंधित है। क्या उसे लीवर में दर्द था, हां या नहीं। बीमारी से जुड़ी ये सारी जानकारी चुननी है। फिर कुछ और डिपेंडेबल प्रश्न हो सकते हैं जो सामने आएंगे। इसीलिए जो भी विकल्प लागू हो आपको उसे चुनना होगा और फिर जानकारी सेव करनी होगी। तो यहां हम सेव और फिर नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। यह सेक्शन सबमिट हो जाएगा और हमें छठे सेक्शन में ले जाया जाएगा जो है इंटरवेंशंस। इंटरवेंशन सेक्शन में एक टेबल होती है जहां हमारे पास ये भिन्न पंक्तियां होती हैं। तो बाईं ओर के विकल्प को प्रारंभिक गर्भावस्था, एंटीनेटल या प्रसव पूर्व, इंट्रापार्टम, पोस्टपार्टम या प्रसवोत्तर एनेस्थेसिया, ब्लड ट्रांसफ्यूजन या किसी और प्रकार के ट्रांसफ्यूजन की जानकारी को दर्शाया गया है। हमें प्रत्येक पंक्ति के लिए एक का चयन करना होगा और फिर आगे बढ़ना होगा। तो आप किसी भी विकल्प का चयन कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं और फिर सेव और नेक्स्ट पर क्लिक करें। जब हम सेव और नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं तो ये हमें लास्ट सेक्शन में ले जाता है जो कि 7वां सेक्शन है, अदर्स। यहां पहला क्षेत्र प्राइमरी डायग्नोसिस या मृत्यु की ओर ले जाने वाली प्राथमिक स्थितियां हैं। यह एक खुला टेक्स्ट फील्ड है और हम जितनी चाहें उतनी जानकारी डाल सकते हैं। इसके अलावा मृत्यु का प्रत्यक्ष कारण और मृत्यु का अप्रत्यक्ष कारण का विवरण है। इनमें 3 स्तर की जानकारी होती है। पहला एक समूह का नाम है, फिर श्रेणी और उसी के आगे वर्गीकरण है। इसके लिए हमें पहले समूह के नाम का चयन करना होगा, फिर कैटेगरी आएगी और अगर कोई और सब कैटेगरी हो तो वो भी आएगी। कृपया याद रखें कि ये सभी समूह नाम और श्रेणी के नाम ICD-10 वर्गीकरण के अनुसार हैं और इसीलिए इस जानकारी का चयन करने की आवश्यकता है। इसी तरह हम मृत्यु के अप्रत्यक्ष कारण के लिए इस जानकारी का चयन करेंगे। इसके अलावा एंटीसीडेंट से संबंधित प्रश्न हैं जिसमें फिर से आपके पास
3 अलग-अलग टेक्स्ट फील्ड हैं और आप जो जानकारी चाहते हैं उसे उन फील्ड्स में डाल सकते हैं। फॉर्म में और नीचे जाने पर एक सेक्शन है जो कहता है कि क्या आपकी राय में इनमें से कोई भी कारक मौजूद है। वहां पर कई प्रश्न हैं और ये सभी प्रश्न हां, नहीं और ज्ञात नहीं के विकल्प उत्तर पर आधारित हैं। तो आपके पास जो भी विकल्प या उत्तर है उसे चुन सकते हैं। यदि आपके पास उत्तर नहीं है तो आप ज्ञात नहीं पर क्लिक कर सकते हैं, लेकिन यदि आपके पास उत्तर है तो हां या नहीं पर क्लिक कीजिए और फिर जानकारी सेव कीजिए। अंत में यह पूछता है कि शव का आंतरिक परीक्षण या ऑटोप्सी किया गया था या नहीं। फिर डॉक्टर का नाम, तिथि, पंजीकरण संख्या यदि उपलब्ध हो और मामले का सारांश आदि जानकारी अर्जित कर सकते हैं। अब केस समरी नाम का फिर से एक खुला टेक्स्ट फील्ड है जिसमें आप जितनी चाहें उतनी जानकारी टाइप कर सकते हैं। आप इस जानकारी को सहेजने से पहले फॉर्मेट भी कर सकते हैं, तो यह सब इस प्रकार किया जा सकता है। इस अदर सेक्शन में हमें यही करने की आवश्यकता है। जब हमने सारी जानकारी भर दी है तो सेव और नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे और फॉर्म जमा हो जाएगा। तो अब सुविधा या फैसिलिटी पर आधारित मातृ मृत्यु की समीक्षा के लिए आवश्यक फॉर्म 4 को सफलतापूर्वक सेव कर दिया गया है। जैसा कि पहले बताया गया था कि यदि हम पेन आइकन पर क्लिक करते हैं तो हम जानकारी को एडिट कर सकते हैं। इसीलिए किसी भी जानकारी को एडिट करने के लिए हम पेन आइकन पर क्लिक करेंगे। ये फॉर्म 4 को एडिटेबल मोड में खोलेगा। हम किसी भी जानकारी को बदल सकते हैं जो हम चाहते हैं और फिर इसे फिर से सेव कर सकते हैं। तो इस तरह हम इसे सेव कर सकते हैं क्योंकि हम सिर्फ एक खंड में एक छोटा सा सुधार करना चाहते थे। तो अब हम अंतिम खंड पर जा सकते हैं और अंत में सेव पर क्लिक कर सकते हैं और ये देखिए रिकॉर्ड सेव हो गया है। इस प्रकार डेटा को फॉर्म 4 में दर्ज किया जाता है जो कि फैसिलिटी आधारित मातृ मृत्यु या मैटरनल डेथ रिव्यू फॉर्म है और ये फैसिलिटी आधारित लॉगिन में उपलब्ध है। इस सेशन में बस इतना ही। इस वीडियो में हमारे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।